That's my good news. मुंबई में वैसे तो हरियाली तेजी से समाप्त हो रही है, लेकिन कुछ जुनूनी लोग इस संकट से निपटने के भागीदार प्रयास में जुटे हैं। वे अपने आसपास के पेड़ों को बचा ही नहीं रहे, बल्कि उनके औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। इन्हीं में से एक वनीता ठाकरे। गोरेगांव के करीब 3000 एकड़ में फैले आरे जंगल में रहने वाली वनीता ठाकरे के लिए यह जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि उनकी दवा की दुकान है। वनीता के घर में आकर कोई बीमार पड़ जाए तो वे मेडिकल स्टोर नहीं जाती। वे सीधे जंगल का रुख करती हैं और उनके घर में हमेशा सफ़ेद, नीली और पीली हल्दी मौजूद रहती है। वनीता बताती है कि नीली हल्दी अस्थमा में काम आती है, सफ़ेद हल्दी जोड़ों के दर्द में राहत देती है और पीली हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होती है। बचपन में सीखी पारंपरिक जानकारी के आधार पर वे विभिन्न पेड़ों की जड़ों, पत्तों और तनों से लेप और काढ़ा तैयार करती हैं। भारत में करीब 45,000 प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें करीब 15,000 औषधीय माने जाते हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी परंपरागत पद्धतियां इन्हीं पर आधारित हैं। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक गांव में 46% और शहरों में 53% लोग किसी न किसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे पौधे तेजी से कम हो रहे हैं। नेचर एक्सपर्ट विजया चक्रवर्ती बताती हैं कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पहले सफ़ेद मूसली, गिलोय और मुरुड शेक जैसे कई औषधीय पौधे आसानी से मिल जाते थे, जो अब मुश्किल से दिखते हैं। इसी चिंता को लेकर वनीता गौड़ा वाघोदा हैबिटेट फाउंडेशन के संस्थापक संजीव वल्सन लोगों को जंगल से जोड़ने में जुटे हैं। वे फॉरेंजिंग वॉक, पारंपरिक खाना बनाने के कार्यक्रम और पौधारोपण जैसे आयोजन करते हैं। फॉरेंजिंग वॉक में वल्सन बताते हैं कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा दवा के तौर पर काम में आता है। उनका मानना है कि जब शहर के लोग जंगल को समझेंगे, तभी वे उनके संरक्षण के लिए आगे आएंगे। इससे आदिवासी समुदाय को रोजगार भी मिलता है। हालांकि विनीता गौड़ा चेतावनी देती है कि हर पौधा सही मात्रा में दवा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वही नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए समझदारी जरूरी है। 2018 तक मुंबई अपना 77% ग्रीन एरिया खो चुकी थी। हरियाली घटने के साथ लोग बचे हुए पौधों को भी नज़रअंदाज करने लगे हैं, जिसे प्लांट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए कलाकार अभिषेक खान थिएटर ऑफ बॉटनी के जरिए अनोखी वॉक करवाते हैं। इसके जरिए लोगों को पेड़ों से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। उनका मानना है कि पेड़ों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि लोगों का जुड़ाव और कल्पना भी जरूरी है। गुजरात के सूरत के महुआ तालुका के पशु शेडों में जब 63 साल के दीपक पटेल कदम रखते हैं, तो पशुपालकों के चेहरों पर एक भरोसा जाग उठता है। लोग उन्हें प्यार से मिरेकल बॉय कहते हैं। दीपक ने एक ऐसी श्वेत क्रांति ला दी है, जिसने इलाके के डेयरी उत्पादन की तस्वीर ही बदल दी है। दीपक मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के उस्ताद माने जाते हैं। जहां पूरे भारत में इसकी सफलता दर महज 35 से 40% के बीच सिमट कर रह जाती है, वहीं दीपक का रिकॉर्ड करीब 80% है। गुजरात सरकार के अनुसार यह सफलता दर देश में सबसे ज्यादा है। अपने कैरियर में 80,000 से ज्यादा बार कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक करने वाले दीपक के काम का असर आंकड़ों में नहीं, बल्कि किसानों के घर आई खुशहाली में दिखता है। उनके प्रयासों से महुआ तालुका में एक गाय का औसत दूध उत्पादन बढ़कर 11.3 लीटर पहुंच चुका है, जो राष्ट्रीय औसत 7.4 लीटर से कहीं ज्यादा है। सुमो डेयरी से जुड़े दीपक की इस काबिलियत ने हजारों पशुपालक परिवारों की आमदनी बढ़ा दी है। उनके इस बहुमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। उनकी प्रेरक जीवन यात्रा पर द मिरेकल बॉय नाम की किताब भी लिखी गई है। गुजरात के कुछ शहरों में एक बेहद खूबसूरत बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां लोग अब संडे की छुट्टी सिर्फ सोने या फोन चलाने में बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि अनजान लोगों के साथ बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ने से कई बच्चों की मोबाइल की लत भी धीरे धीरे छूट रही है। बच्चे खुद को फ्रेश फील कर रहे हैं। यह एक प्रकार की डिजिटल डिटॉक्स क्रिया है, जिसमें लोग डिजिटल दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। मिल्क कैपिटल कहे जाने वाले आनंद शहर में सुबह 10 बजे अमूमन कैफे में शोर शराबा होता है, लेकिन आनंद साइलेंट बुक क्लब ने इस नज़ारे को बदल दिया है।
इसके फाउंडर कुश पटेल, जो खुद डिजिटल मार्केटिंग में है, बताते हैं कि उन्होंने इसकी प्रेरणा अटलांटा की एक यात्रा से ली थी। कुश कहते हैं कि लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ा था, बस उनका फोकस खो गया था। इस बुक क्लब का नियम बड़ा सरल है। यहाँ 10:30 बजे सब बातें बंद कर देते हैं और 1 घंटे तक सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज़ें आती हैं। इसके बाद लोग आपस में किताबें और ज़िंदगी पर चर्चा करते हैं। इस पहल की तारीफ खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी की है। इसी तरह अहमदाबाद में श्रेया बागधारिया ने अहमदाबाद रीड्स की शुरुआत की। बेंगलुरु के कंबन रीड्स से प्रेरित होकर उन्होंने शहर के पार्कों को पढ़ने की जगह बना दिया। यहाँ लोग अपनी चटाई, चाय की केतली और अपनी पसंद की किताब लेकर आते हैं। टेक स्टार्टअप चलाने वाली अनुराधा मलिक कहती है कि मेरा सारा दिन स्क्रीन के सामने बीतता है। मेरे लिए ये संडे मॉर्निंग किसी इबादत से कम नहीं है। उधर गांधी जी द्वारा स्थापित नवजीवन प्रेस में भी विवेक देसाई की देखरेख में पिछले 8 महीनों से एक बुक क्लब चल रहा है। यहाँ 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक साथ बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ चाय मुफ्त मिलती है और किताबों का साथ उससे भी बढ़कर होता है। सूरत में भी कंट्री साइड इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल संजय मेहता ने एक कमाल की पहल रीड ए थॉन की है। पिछले 116 रविवारों से बिना रुके यह सिलसिला चल रहा है। स्कूल की 5000 किताबों वाली लाइब्रेरी सबके लिए खुली रहती है। संजय मेहता एक भावुक कर देने वाला किस्सा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक बच्चा जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था, इस बुक क्लब में लगातार 50 संडे आने के बाद इतना शांत और कंपोज्ड हो गया कि अब वह मंच पर खड़े होकर भाषण देता है। किताबों के इस जादू ने डिजिटल भटकाव का सबसे सटीक इलाज ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो क्लास में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता था, वह इस रीड एथॉन का हिस्सा बना। आज वह स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है। स्कूल की इस लाइब्रेरी में नियमित आने वाली डॉक्टर झरना जोशी कहती हैं कि कम्युनिटी का हिस्सा बन बहुत खुशी मिली है। रविवार का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यहाँ लोग मेरे लिए सीट रखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अपनापन बहुत सुकून देता है। क्लास 6 की छात्रा मनस्विनी पटेल ने कहा है कि मैंने स्कूल की लाइब्रेरी से बहुत सारी नॉन फिक्शन और जीवनियाँ पढ़ी हैं। इससे मेरी वोकेबलरी और लिखने का तरीका सुधर गया है। वहीं वकील हेमंत मेहता ने कहा, मैं यहाँ अपने रीडिंग बडीज़ के लिए बार बार आता हूँ। अकेले पढ़ना कभी कभी बोरियत भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद जो चर्चा होती है वो मेरे नज़रिए को बदल देती है। गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.